बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अधिक वसूले गए। ये फीस कैसे वापस होगी? 1,18,000 बच्चों को 81 करोड़ 30 लाख की फीस की गड़बड़। किताबें जो है हर साल बदल दो, इससे भी पेट नहीं भराया तो फर्जी किताबें ले आओ ताकि और कमीशन। दूसरा, 3 साल से कम में आप यूनिफॉर्म बदल नहीं सकते। उस यूनिफॉर्म को वो इस तरीके से प्रिंट कराते हैं, चेक में कुछ क्रॉस पॉकेट लगा देंगे ताकि वो एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति। किताबों में गड़बड़ है, बस्ते का वजन चेक करिए उसमें गड़बड़ है, फीस में ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ करते हैं, हर किताब के पन्ने गिने। इसकी जो कॉस्ट है उसका MRP से कोई लेना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। मोटे तौर पर 70-80% के आसपास का मार्जिन निकल के आए तो लगभग 4-4.25 करोड़ के आसपास का कमीशन का एक आंकड़ा बनता है। जो शासन द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा वजन की किताबें रख रहे हैं। किताबों का मिलान करने लग गए तो हमने देखा कि अभी तो हर साल किताब चेंज हो रही है। तो अगर आपसे पूछा कि आप क्यों किताब चेंज कर रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। वर्तमान समय शिक्षा माफिया के लिए बुरा समय। वर्तमान समय के परिदृश्य में स्कूलें दुकान बने हुए हैं, संचालक और प्रचार सेठ जी, बच्चे और उनके अभिभावक ग्राहक और जो शिक्षक हैं वो कर्मचारी। ऐसे बुरे दौर में पूरे देश में जबलपुर पहला ऐसा जिला बना है जहां पे शिक्षा माफिया की नींव पर प्रहार किया गया। आज इसी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने के लिए जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी के पास है। भाई साहब नमस्कार। थैंक यू सर। वैसे पहला सवाल, जब आपने इस 2 माह 3 माह पहले जब मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का आह्वान किया और आपने इस विषय पर एक कार्य योजना बनाई, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसको किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से ड्राफ्ट किया कि कैसे कैसे कार्रवाई होगी, किस किस चरण पे क्या होगा? देखिए, जब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था और उसी दिन राज्य सरकार के आदेश जारी हुए। तो कुल मिला के बात करें तो आज 57-58वां दिन है और उस दिन से ही हमने जांच करना चालू की थी, उसके अगले दिन से। मोटे तौर पे पुलिस को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था किसी भी कार्रवाई में और हमको आइडिया भी नहीं था कि इस कार्रवाई में आगे चल के पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। हम चाहते भी नहीं थे ऐसा। शुरुआती दौर में हमारे पास शिकायतें आई नहीं। पहले 1-2 दिन जब मैंने अखबारों में लिया और नहीं आई, तब फिर मैंने, आपको याद होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है पॉपुलेट किया और व्हाट्सएप नंबर जैसे ही दिया उसी दिन एक ही दिन में 300-350 शिकायतें। उससे इस बात की गंभीरता का आइडिया लग गया कि लोग शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को शिकायत करना चाहते हैं जिन पर भरोसा है कि उनकी बात सुनी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। खासतौर से उसको था जो शिकायत का टोटल 90 लोग जो मुझे समझ में आया उस समय वो आया कि फीस की बात तो लोगों ने कही थी। उस समय लोग किताब और यूनिफॉर्म को लेकर ज्यादा चिंतित थे, तो हमने किताब और यूनिफॉर्म को लेकर एक मेला लगाने का निर्णय लिया, पुस्तक मेला लगाने का। और मात्र 10 दिन में 10 अप्रैल से हमने पुस्तक मेला लगाना चालू किया। जब पुस्तक मेले का हमने अनाउंस किया, पुस्तक मेले का अनाउंस करने के बाद लोगों को भरोसा हुआ कि प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। तब हमारे पास शिकायतें और गंभीर किस्म की आना चालू हुई। हमारे पास कुछ लोगों ने बताया कि साहब आप इनकी किताबें भी चेक करिए, किताबों में गड़बड़ है, बस्ते का वजन चेक करिए उसमें गड़बड़ है, फीस में ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ करते हैं उसको देख लीजिए। उस समय मेरे पास ज्यादा समय था नहीं, जो शिकायतें मैंने मेरे माइंड में नोट करके रखी, मुझे आइडिया था कि इन बिंदुओं पर अपने को जाँच करना है। एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे किसी एक सज्जन ने दिया कि साहब आप पुस्तक मेला तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो है जो ISBN वाली जो गड़बड़ किताबें हैं उनको आप जब्त कर लीजिए, नहीं तो सारी की सारी किताबें जो है मेले में बिक जाएगी, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। हमने 9 अप्रैल को जो है छापामार कार्रवाई की और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम करीब 25,000 से ज्यादा किताबें जब्त करी और वो मौके पे पाई गई किताबों का लगभग 90-95% किताबें थी जो कि फर्जी और डुप्लीकेट किताबें। इसके बाद हमने पुस्तक मेला लगाया। पुस्तक मेले में और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, एक बात हुई कि लोगों को भरोसा हुआ और लोग शिकायत करने के लिए आगे आने लगे। इसके बाद जाहिर हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद फिर हमने जांच चालू की। जांच चालू करने में हमने बेसिक रखा कि सबसे पहले फीस की जांच की जाए कि फीस में क्या क्या इशू हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। फीस में जब जांच की तो फीस की ऑडिट रिपोर्ट कुछ प्रस्तुत हुई, कुछ प्रस्तुत नहीं हुई, कुछ रसीदें दिखाई गई, कुछ नहीं दिखाई गई। जो नियम है कि आप जो है एक निर्धारित प्रारूप में जानकारी देंगे, वो जानकारी नहीं दी गई। एक मिनिमम परसेंटेज तक वो कर सकते थे, उसको पर हमको करने का अधिकार था, वो भी नहीं किया गया। तो एक हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन का काम किया, एक एक आंकड़े को, एक एक महीने के आंकड़े को, साल भर के आंकड़े को, फिर अगले 6-7 साल के आंकड़ों को निकाला और उन्होंने पाया कि जो शासन द्वारा निर्धारित नियम है उन नियमों के मुताबिक लगभग 81 करोड़ से ज्यादा की फीस वसूली जो है इन 11 विद्यालय में नहीं की गई। जांच हमारी कई सारे स्कूलों में हो चुकी है पर अभी जांच का अंतिम निष्कर्ष निकलना बाकी है, पर 11 में हम फाइनल कर चुके थे। तो लगभग 1,18,000 बच्चों को
81 करोड़ 30 लाख की फीस की गड़बड़ पाई गई। जो इनसे अतिरिक्त दूसरी जांच हमारी चालू की एसडीएम्स ने और रेवेन्यू की टीम ने। एसडीएम्स और रेवेन्यू की टीम ने जो छापामार कार्रवाई की थी, वो छापामार कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया कि भाई वास्तव में जो ISBN वाली जो किताबें हैं, जो बिना ISBN वाली किताबें हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। क्योंकि जब ISBN नहीं है तो वो किताब सर्वसुलभ नहीं है, सहज तौर से उपलब्ध, तो उसी व्यक्ति के पास है जिसने फर्जी उस पर छापा हुआ है। मोटे तौर पर हमको समझ में आया कि इसकी जो कॉस्ट है उसका MRP से कोई लेना नहीं। इसकी कॉस्ट केवल वही कॉस्ट है जो कि एक पेज को प्रिंट करने की कॉस्ट हो सकती है। तो हमने फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, रेवेन्यू के अधिकारियों ने स्कूलों से किताबें निकाली, हर किताब के पन्ने गिने, फिर उस पन्ने के हिसाब से कैलकुलेशन किया कि कितना प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी रहेगी, फिर MRP से तुलना करके उसका डिफरेंस निकाला। मोटे तौर पर 70-80% के आसपास का मार्जिन निकल के आया कि जो MRP है उस MRP में इतना अंतर निकल के आता है। एक एक्सपीरियंस हमारा मेले का भी रहा। मेले में खास तौर से पुस्तकें तो ज़्यादा नहीं बिकी, लेकिन मेले में स्टेशनरी बहुत बिकी। और स्टेशनरी पे आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से 50%, 60%, 80% तक जो है डिस्काउंट स्टेशनरी वालों ने दिया। तो हमने एक स्टेशनरी का एक मोटा आंकड़ा ही पकड़ा कि भाई स्टेशनरी में करीब 50% का डिस्काउंट है, पुस्तकों में करीब 60% का डिस्काउंट है। तो जितनी किताबें हैं उनकी MRP निकाली गई, उस MRP में 60% का कैलकुलेशन किया गया। जितनी स्टेशनरी उसकी कीमत निकाली गई उस पर 50% का कैलकुलेशन किया गया। और इससे एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने निकाला कि लगभग 4-4.25 करोड़ के आसपास का कमीशन का एक आंकड़ा बनता है। तो वो एक आंकड़ा हमने निकाला और उसके आधार पर फिर हमको समझ में आया, फिर हमको इसी दौरान ये बात भी पता पड़ी कि किताबों की संख्या क्यों बढ़ रही है। किताबों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप जो शासन द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा वजन की किताबें रख रहे हैं। पर्पज आपका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबों को रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, हर साल किताबें बदल दे रहे हैं। एक ये भी जांच में तथ्य सामने है। जब हमने किताबें निकाली और किताबों का मिलान करने लग गए तो हमने देखा कि यार ये तो हर साल किताब चेंज हो रही है बिना किसी आधार के। उनसे पूछा कि आप क्यों किताब चेंज कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। किस किताब में क्या खामी थी आपने हटा दिया, किस किताब में क्या खूबी थी आपने शामिल कर दी, कोई उनके पास उत्तर नहीं था। कुल मिला के समझ में हमको ये आया कि केवल एक पर्पज है कमीशन का, किताबों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो, किताबें जो है हर साल बदल दो। इससे भी पेट नहीं भराया तो फर्जी किताबें ले आओ ताकि और कमीशन कर लो। तो इस तरीके से ये पुस्तक में और इसमें कमीशनबाजी हुई। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक बहुत अच्छे कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास एविडेंस हाथ में लगे तो हम पूरा नहीं निकाल पाए कि जैसे मान लो आपके नई किताबें आप चूज करते हो, नई किताबें आपने चूज करके पब्लिश की जनता के सामने मार्च के महीने में 20 मार्च को 25 मार्च को, लेकिन जो नई किताब आपने चूज की, आप 20 तारीख को आप कह रहे हो 20 मार्च को या 25 मार्च को कि मैंने ये नई किताब इंट्रोड्यूस की है और मान लो मेरे बच्चे 200 हैं तो 200 बच्चों के लिए मैंने ये किताब इंट्रोड्यूस की है। उस इंट्रोड्यूस की गई किताब का जिस पे फर्जी ISBN है, जो कहीं जगत में अवेलेबल नहीं है, उस किताब का ऑर्डर जो बुक सप्लायर है वो 2 महीने पहले दे चुका। मतलब तो वो दिसंबर में प्रिंट करा के दिसंबर जनवरी में वो ऑर्डर कर चुका। तो जब मार्च तक आपने चूज ही नहीं की थी शिकायत किताब, तो वो दिसंबर जनवरी में कैसे ऑर्डर कर चुका। और दिसंबर जनवरी में भी उतना ही ऑर्डर किया जितने कि आपके बच्चे हैं। मतलब उसको मालूम था कि आप ये किताब चूज करने वाले हो और इस किताब को पढ़ने वाले इतने बच्चे रहेंगे तो उतने बच्चों को उसने ऑर्डर कर दिए। ये प्लान और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक सांठगांठ, मुनाफा कमाने के लिए ये सारी चीजें जब निकल के आएंगी तो हमको लगा कि इसमें अब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। खास तौर से क्योंकि ये जो हमने इनसे कहा कि आप सप्लाई का आदेश हमको दीजिए, उन्होंने हमको इक्का दुक्का ही पकड़ा है। फिर उनको समझ में आ गया कि हम लोग इस एंगल से सोच रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने हमको दे दिए, शुरू में जो आदेश दिए उनसे हमको पकड़ में आया। फिर जब हमने कहा कि हम और आदेश दे दिए तो उन्होंने हिला वाला करना चालू किया, फिर आदेश नहीं दिए। हमारे अधिकार सीमित है, हमारे लोग उसमें इतने विशेषज्ञ नहीं है कि वहाँ जाके जांच कर सकें। तब मुझे समझ में आया कि इसमें हमको जो है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट मांगी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, ऑडिट रिपोर्ट कुछ अधूरी दी, कुछ नहीं दी। फिर जब भी समझ में आ गया कि कमीशनबाजी हो रही है तो कमीशनबाजी जाहिर है कि केश में ही हुई होगी, है ना। केश में जब हुई होगी तो भाई इनको केश इनके पास पैसा आया होगा तो इनके अकाउंट चेक करना पड़ेंगे, इनकी संपत्तियां देखना पड़ेंगी, इनके छापे डालना पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ कह पाओगे कि भाई किस तरह का गड़बड़ हुआ है। उसके लिए सक्षम एजेंसी नो डाउट पुलिस है। तो इसलिए हमने पुलिस को फिर सोचा कि हमको पुलिस को ये काम देना चाहिए बगैर किसी राग द्वेष के सोचा। और मुझे लगता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा करना चाहिए। वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से एविडेंस इकट्ठा कर पाएगी और ज्यादा अच्छी जो फैक्चुअल तस्वीर है वो शायद पेश कर पाएगी।
ये भाई सब 50 साल में हिंदुस्तान में शिक्षा नीति बढ़ी, उसके साथ साथ इस माफिया ने भी, शिक्षा माफिया ने धीरे धीरे अपना इम्प्रोवाइजेशन किया। जैसे आप बता रहे हैं कि बात इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वो मार्च में सिलेक्ट कर रहे हैं बुक और जनवरी में प्री प्लान ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है। अब इस पूरे मतलब इस हिंदुस्तान पे इस लेवल पे आपने इस कार्रवाई को लाके खड़ा कर दिया, अब इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? मैं इसका भविष्य बड़ा अच्छा देख रहा हूँ जी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्ट लागू हुआ है 2018 में मध्य प्रदेश का जी, ऐसे ही कई सारे एक्ट हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी लागू है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, झारखंड में है जी। इतने सारे राज्यों ने ये एक्ट लागू किया है और ऑलमोस्ट सबके एक्ट जैसे हैं। बहुत छोटे एक्ट हैं, बहुत सिंपल एक्ट है जी। परीक्षा की अपनी जो फीस की वृद्धि है उसके बारे में बड़ी सिंपल सी 3-4 प्रोसेस है। पुस्तकों के सिलेक्शन के बारे में 3-4 प्रोसेस है। मुझे लगता है कोई भी एक्ट जब लागू होता है, ये 2014-15 से एक्ट लागू होना चालू हुए हैं, अपने 2018 में लागू हुआ है। कोई भी एक्ट जब लाता है, अधिनियम लाता, तो अधिनियम का जो प्रभावशीलता है जनता को, संबंधित पक्षकारों को, उसको आत्मसात करने में टाइम लगता है। 5-6 साल लगी जाते हैं उसको पॉपुलर होने में। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि इस एक्ट की जो भाषा है, इस एक्ट की जो भावना है, उसको लोग समझेंगे, उसकी अवेयरनेस जाएगी लोगों तक, उसकी अवेयरनेस जाएगी कि क्या एग्जैक्टली उनके अधिकार क्षेत्र है और किस तरीके से अभी तक मुझे लगता है यदि एक्ट के अनुरूप लोग चलने लगेंगे तो फिर उसका काम होने लग जाएगा। वैसे इस पूरी कार्यवाही में आपने कई बार इस चीज को कोट किया कि जैसे अभी आपने एक फिगर बताया कि 11 स्कूलों के बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अधिक वसूले गए, जो अभी तक की प्राइमरी इंक्वायरी में सामने आया। ये फीस कैसे वापस होगी? ये फीस वापस करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, एक्ट में ही प्रावधानित है कि जिस व्यक्ति से ली गई है, जिस अकाउंट के माध्यम से ली गई है, उस अकाउंट में उसको वापस कर दिया जाए। हमने इनके रिकॉर्ड्स देखे, इनके पास रिकॉर्ड है, ऑनलाइन जमा हुई है अधिकांश फीसें, तो वो फीस वापस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने 30 दिन का समय दिया है, पर 30 दिन का समय देने के लिए भी हम कोई हंटर लेके नहीं खड़े। हम स्कूलों के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। यदि वो अपील करना चाहते हैं, करें, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं। अपील के बाद यदि कोई निर्णय होता है जो उनके अगेंस्ट में जाता है तो उनको फीस जमा करना पड़ेगी। अभी के लिए मैं उनको साथ ये सहयोग करने को तैयार हूँ कि चूंकि फीस का जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा है, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि इस पैसे को उनको जमा करना पड़ेगा। यदि वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम फीस जमा करने को तैयार हैं, और यदि कोई समय मांगते हैं, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का कुछ समय मांगते हैं, पार्ट कुछ मांगते हैं, तो हम उनको समय देने पर भी उनकी जिस तरह की कंडीशंस है उसको ध्यान में रख के उस पर विचार कर सकते हैं। और इसके बाद समय भी उनको दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पेरेंट्स जैसा चाहेंगे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमको एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और सभी लोगों को कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपकी फीस वृद्धि के मामले में कुछ गलतियाँ हो गई, उन गलतियों को आप सुधार लें। जब आप इस तरह के काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन पर काम करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यदि आपको लगता है कि एक्ट को समझने के हिसाब से, कुछ नादानी के हिसाब से, कुछ अति उत्साह में, कुछ प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को यदि वो सुधार लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। एक कदम और मैं इसमें आगे बढ़ के करना चाह रहा हूँ कि हम एक एक्सपर्ट लोगों की एक टीम भी गठित करना चाह रहे हैं। वो जल्दी हम उसको कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा। यदि कोई स्कूल ये चाहता है कि भाई मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट, अभी क्या देखिए सबके प्रति एक डार्क शेड है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स लेके जाएं, वो अपनी फीस वृद्धि की जो भी उन्होंने की है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। हमारी एक्सपर्ट कमेटी उनको देख के बता देगी कि आपकी फीस वृद्धि सही है या गलत है। तो यदि गलत है तो हम उनको बता देंगे कि आपकी गलत है, आपको इतनी वापस कर देना चाहिए। हाँ, तो उनको टाइम भी बता देंगे कि आप इतने टाइम में वापस कर दीजिए। अब उनको फिर ये है कि उनको अच्छे हृदय के साथ आना पड़ेगा कि भाई खुद आना पड़ेगा कि हम आए हैं, आपकी एक्सपर्ट टीम इसकी जांच कर ले, जांच करके हमको बता दे कि यदि हमने गलत किया है तो वापस कर देंगे, नहीं किया है तो हम एक एनओसी दे देंगे कि इनका काम अच्छा है। तो मुझे लगता है उससे एक बेहतर वातावरण जो है वो निर्मित होगा। हम सभी के पीछे डंडा लेके पड़े रहें, शिकायतें करें और ये कहें कि इनकी जांच है, आप ये लेके आओ, नोटिस जारी करें, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 11 लोगों के खिलाफ जो हमने यहाँ FIR की है, ये 11 से 12 ना हो, उससे कम में ही हमारा काम चल जाए। जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेट है वो तो अब खैर हो चुका है, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, बात रहेंगी। बाकी लोग अपनी गलतियां सुधार लें, जो गलतियां हुई हैं वो बड़ी, मतलब जो गलतियां हैं नो डाउट कई सालों से चली आ रही है, काफी ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता। आगे के लिए यदि आप अच्छा काम करना चाहते हो और पीछे की गलतियों में यदि सुधार कर लेते हो तो मुझे लगता है एक सिस्टम सुधर जाएगा। जयलोक के बहुत सारे पाठक, अभिभावक भी,
उनकी तरफ से ये बड़ा सवाल आ रहा है कि शिक्षा माफिया के दायरे में अभी पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक और स्कूल संचालक और इनकी कमिटीज आई। एक इसी के पैरेलल या इसी का एक बड़ा हिस्सा है ड्रेस, यूनिफॉर्म। कुछ स्कूलों में तो साल में मतलब 3 यूनिफॉर्म, एक नॉर्मल है, एक कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, एक स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म, और ये हर साल कई बार कुछ बहुत सारी संस्थाएं बदल भी देते हैं। इसके लिए देखिए, यूनिफॉर्म के मामले में जो नियम है वो बड़े स्पष्ट है मध्य प्रदेश में। आप यूनिफॉर्म की संख्या जो है वो आपको 2 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए जी। दूसरा, आप 3 साल से कम में आप यूनिफॉर्म बदल नहीं सकते जी। अभी जब मैंने खुली जन सुनवाई जब की थी, लोगों के साथ बातचीत की थी जी। एक स्कूल का मैटर आया था कि उनके 3 ड्रेस यूनिफॉर्म थी, हमने उनकी यूनिफॉर्म में कटौती की है और सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट भी किया है कि यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म आपके स्कूल की पहचान है जी। उसको आप जितना लंबा समय तक खींच के रखेंगे आपकी ब्रांडिंग होगी। दूसरा ये है कि जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को वो इस तरीके से प्रिंट कराते हैं, चेक में कुछ क्रॉस पॉकेट लगा देंगे ताकि वो एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मोनो लगा देंगे। हाँ, तो मैंने ये भी कहा है कि आप उसको जो है इस तरीके से करिए कि कोई भी उसको जो है सिल सके जी। और अभी हम जून के लास्ट वीक में जो है हमारे जो स्वयं सहायता समूह की जो महिला है उनके माध्यम से, और दूसरे लोग भी इसमें आना चाहेंगे तो उनको भी बुलाएंगे, एक मेला लगा रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए। तो ये मेले से मुझे लगता है कि हम काफ़ी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो इनको दे पाएंगे, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें हैं उनको भी एक रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो दोनों पक्षों का विन विन कंडीशन रहेगी। इस तरीके से इसको डील करेंगे। यदि कहीं कोई गड़बड़ लगेगी, देखिए मुनाफाखोरी तो हुई है, इसमें मेरे को कोई इनकार नहीं है उसमें, पर मैं फिर भी अभी इसी बात को लेकर ज़्यादा, मेरा सोचने का नज़रिया इसी बात को लेकर ज़्यादा है कि गलतियों से सबक ले लिया जाए, उसमें सुधार कर लिया जाए। भाई साहब, अंतिम सवाल आपसे, आपने एक नई सोच के साथ इस शिक्षा माफिया की जड़ पे प्रहार प्रारंभ किया था। पहले आपने बहुत सारे अवसर दिए कि चीजें सुधरे, अब भविष्य में भी, जैसे आपने पिछली वार्ता में आपने कहा कि अपना पुस्तक मेला प्रशासनिक कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है और अब आप उसको सामाजिक कैलेंडर का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं कि जिसका एक सबको प्रतीक्षा हो कि पुस्तक मेला आयोजित होने वाला है। आप यूनिफॉर्म मेले की परिकल्पना आपने कर ली है, निश्चित रूप से वो साकार हो जाएगा। अब ये हर साल इसकी व्यवस्था पैरेलल बनी रहे प्रशासनिक स्तर पर, और स्कूल भी जो है वो उसका एक रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये संभव तब तक नहीं होगा जब तक कि छात्र और उनके पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक नहीं होंगे। आज आपने देखा होगा, मैंने बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस बनाए हैं जी, मतलब सिंपल 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, और मैं जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे रट लें जी, और जाके पूछें जी, क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पे डाल दी जी, है ना, क्या आपने जो है आपका जो सरप्लस अमाउंट 15% से कम है जी, क्या आपने 90 दिन के अंदर सूचना दे दी, क्या 10% से ज़्यादा कर दी है तो कलेक्टर की परमिशन ले ली, यदि नहीं तो क्यों फीस ले रहे हो हमसे, है ना। तो ऐसे हमने कुल मिला के 7 चीज़ें निकाली हैं कि जिस्ट पॉइंट जो है, इन 7 पे यदि लोग क्वेश्चन करना सीख जाएंगे 7 पॉइंट्स पे, तो ये फिर करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पर आपके और हमारे जो सोचने का तरीका है और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और हमारा जो फायदा तो है नहीं, फायदा जिसका है वो यदि क्वेश्चन करेगा, हाँ वो करेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके हम जागरूकता का काम भी करेंगे, लोग भी जागरूक होंगे। इसमें केवल एक भय जो लोगों को लग रहा है, वो ये लग रहा है कि यदि हमने क्वेश्चन करना चालू किया, हमने शिकायत करना चालू किया तो हमको परेशान करेंगे, टारगेट किया जाएगा, परेशान करेंगे जी। ये मैंने सभी स्कूलों को कहा है कि आप बच्चों को परेशान नहीं करेंगे जी। बाहर यदि उनके पेरेंट्स ने भी यदि कोई शिकायत की है तो उसका प्रभाव जो है क्लासरूम में नहीं आना चाहिए जी। और मैं इस बात को लेकर बड़ा कटिबद्ध हूँ, यदि मेरे इसमें देखने को मिला तो फिर हम वो सारे अख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे जो कि संभव है, और संभवतः वो इनको स्कूल के मैनेजमेंट को ज़्यादा भारी पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हमने खुली सुनवाई की थी जी, उस खुली सुनवाई में बताया था कि आपने ये गलतियाँ की जी, आप इनको सुधार लीजिए। मुझे लगता है कि उस समय इन लोगों ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, इनको लगा होगा कि शायद हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है आज की कल की जो कार्रवाई हुई है इससे इनको भी सबक मिला होगा कि प्रशासन यदि कोई बात कह रहा है तो बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता के साथ हम बात कह रहे हैं। हम यदि आपको कह रहे हैं कि आप जो है अपनी गलती निकाल लीजिए और गलती को निकालने के बाद उसको दूर कर लीजिए, ये हम पूरी गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात कहना कि अपने को पता है कि आपने गड़बड़ी की है और आप जेल भी जा सकते हो, इसके बाद भी यदि आप किसी को सुधरने का मौका दे रहे हो, क्योंकि स्कूल का जो पूरा बिजनेस है ना, ये पूरा बिजनेस सद्भावनाओं पर आधारित है, पुण्य का काम है। इसमें भी हम पुलिस को इन्वॉल्व करें, जांच को इन्वॉल्व करें, स्कूल की प्रतिष्ठा पे कुछ आँच आए
तो कुल मिला के बच्चों के कैरियर पर उसका फर्क पड़ता है। आज बच्चा कोई पढ़ के जाएगा, मान लो उसने कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा हो, उस स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई, वो लोग जेल में गए, आज से 10 साल बाद भी यदि वो बच्चा कहीं जाके अपना इंट्रोडक्शन देगा कि मैं उस स्कूल में, अच्छा वो जो जेल गए थे, मैं इस तरह का किसी स्कूल के साथ जो है लेगेसी नहीं जोड़ना चाहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने स्कूलों को जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनको ठीक कर लें, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन उठने लग जाएंगे, अच्छा आप उस स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल के तो मैनेजर को जेल भेजा था, इसको किया था, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके स्कूल में बच्चे आना बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए हम पूरी प्रोसेस जो करना चाह रहे हैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाह रहे हैं और बिना किसी भय के करना चाह रहे हैं। स्कूल संचालकों को कोई भय हम नहीं दिखा रहे, पर इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि छात्रों के हित में और अभिभावकों के हित में इस व्यवस्था को सुधरना होगा। ये थे जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना जी, जिन्होंने देश की पहली ऐसी कार्यवाही को अंजाम दिया है जिसने शिक्षा माफिया की जड़ों पर प्रहार किया, और यह कार्रवाई कदम दर कदम बढ़ी और आज इस मुकाम पे है कि जिला प्रशासन ने शिक्षा माफिया के हिस्सा बने स्कूलों के समक्ष सिर्फ 2 विकल्प छोड़े, या तो वो आत्म सुधार कर लें या फिर FIR के लिए तैयार है। प्रशासन आज भी स्कूलों का पूरा सहयोग करने तैयार है और चाहता है कि ये व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है यह सुधरे और इसमें सभी का सहयोग प्राप्त। नमस्कार। धन्यवाद।